नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा, है ना। और हमारा हेड टॉपिक रहेगा वो है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, है ना। तो इसके लिए आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हम लोग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, है ना। ओके, चलिए तो आपको क्लियर कर देते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। इसके जस्ट पीछे हमने पढ़ी है स्वर्ण सवाल, और स्वर्ण सवाल की जस्ट पीछे पढ़ी हमने अग्नि सवाल। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारा पॉइंट है आपका अध्याय 2 जगत प्रतिष्ठा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक प्रमुख प्रतिष्ठा। तो प्रमुख प्रतिष्ठा को 3 भागों में बांटा गया था। एक तो प्रकाश संश्लेषी प्रतिष्ठा, दूसरा उपभोक्ता अपघटक प्रतिष्ठा और तीसरा प्रोटोजोआन प्रतिष्ठा। उनमें से हम लोग क्लियर कर रहे हैं कौन सा पहला प्रभाग फर्स्ट, है ना, प्रकाश संश्लेषी प्रतिष्ठा के अंतर्गत, है ना। उसका नाम था प्रभाग फर्स्ट अग्नि सवाल, और प्रभाग सेकंड में हम लोग पढ़े थे स्वर्ण सवाल, और तीसरा प्रभाग क्या है आपका युगलेना की तरह जीव। ये सब क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम लोग प्रमुख प्रतिष्ठा के दूसरा पॉइंट उपभोक्ता अपघटक प्रतिष्ठा में जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोटोजोआन प्रतिष्ठा। तो उपभोक्ता अपघटक प्रतिष्ठा को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सीधा चलते हैं हम लोग प्रोटोजोआन प्रतिष्ठा में, ठीक। चलिए तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, है ना। ये प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा क्या है ना, या तो प्रोटोजोआ भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं प्रोटोजोआ। देखिए, तो इस समूह के अंतर्गत आने वाले जंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय विषमपोषी होते हैं। ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये एक कोशिकी जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, मतलब सीधा उनका कोशिका है, उनका क्या है शरीर है, उसको बोलते हैं हम लोग एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ठीक है, उनका जो शरीर होता है क्या होते हैं एक कोशिकीय या तो क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ नाम गोल्डफस, है ना, गोल्डफस द्वारा दिया गया था। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत लगभग 80,000 जातियां आती हैं, ठीक। ये तो पेपर में नहीं आता, ये चीज़ क्या आता है उसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ के लक्षण के बारे में, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ के लक्षण। तो मैं प्रोटोजोआ के 4 लक्षण बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। पहला, ये सहजीवी एवं मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। अब मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बस मैं पॉइंट को लिख रहा हूँ कि ये अत्यंत सूक्ष्म सहजीवी या परजीवी होते हैं। सहजीवी मतलब जो साथ साथ जीवन, जैसे कि एक जन ये जीव हो गया, दूसरा जीव हो गया, ये जीव इनको पोषण प्रदान करेगा तो कुछ मात्रा में ये खनिज पदार्थ इसको देगा, या तो ये खनिज पदार्थ इसको देगा तो पोषण ये देगा। ऐसे ऐसे एक दूसरे ऊपर क्या होता है निर्भर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सहजीवी, ठीक है। और परजीवी क्या है, परजीवी मतलब जैसे कि ये जीवित कोई जंतु है, उस जीवित जंतु के ऊपर ये रहता है, ठीक है, केवल उनसे ना लेने का कार्य करता है छोटा जीव। जैसे कि जू देखे होंगे, सिर में रहता है अधिकतर लड़कियों के, है ना। तो ये जो जू है वो क्या है, परजीवी है, सहजीवी नहीं है। ये मनुष्य कुछ देता नहीं, बस उससे कुछ लेता है, ठीक है। उसके कहते हैं ब्लड को लेने का कार्य करता है, अब कहते हैं बस है, लेकिन सच भी है ना। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, है ना, प्रचलन है वहाँ कूटपाद द्वारा होता है। कूटपाद या कह सकते हैं सीलिया, पश्चिमों को बोलते हैं हम लोग सीलिया। और तीसरा आता है कसाभिका, इसका इंग्लिश नाम कूटपाद को हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। और पश्चिमों को बोलते हैं हम लोग सीलिया, और कसाभिका को बोलते हैं हम लोग फ्लैजिला, ठीक है। तो इनका प्रचलन है वहाँ कूटपाद, पश्चिमों या कसाभिका के द्वारा होता है। अब तीनों में से कोई एक पाया जाएगा ना, मतलब वो चल जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, चल प्रोटिस्टा है। कौन सा प्रोटिस्टा है, चल प्रोटिस्टा है, ठीक है, मतलब चलने वाला, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि ये एक केंद्र की या बहुकेंद्र की होते हैं। क्या बोला मैंने, एक केंद्र की है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तीसरा पॉइंट, एक केंद्र की है ना, कोशिकी नहीं बोल रहा हूँ, एक केंद्र की है या बहु केंद्र की होता है। अभी कैसा कि एक कोशिका में अधिकतर आप सुने होंगे केवल एक ही केंद्रक होता है, नहीं, एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, मतलब एक केंद्र की भी है या बहु केंद्र की भी है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं, इनमें चौथा पॉइंट में नॉर्मल बात बताता हूँ आपको, है ना। इसमें जो प्रजनन है वो द्विविखंडन, कई बार सुने होंगे नाम, द्विविखंडन
द्विविखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मल इसका क्या है, लक्षण है। अब मेन पॉइंट में चलते हैं। इसका वर्ग नंबर फर्स्ट जो प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करेंगे तो आपको पता होगा कि पहला आता है आपका जगत, उसके बाद आता है प्रभाग, ठीक है, उसके बाद वर्ग, गण, कक्ष, जाति, वंश, ये सब आता है ना। ठीक है, तो ये जो वर्ग है उसके बाद 4 है ना। और आपको अगर ये पता नहीं होगा तो आप पहला अध्याय में जाइए, मस्त पता चल जाएगा कि जगत क्या है, प्रभाग क्या है। प्रभाग मतलब यही तो आपका डिवीज़न है, डिवीज़न बोलते हैं इसको, संघ भी बोलते हैं इसी को, है ना। उसके बाद आपका आता है वर्ग, वर्ग के बाद आता है आपका गण, गण के बाद आता है आपका कुल, कुल मतलब फैमिली, वंश, वंश के बाद जाति, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये जबक के अंदर बहुत सारे प्रभाग आते हैं, प्रभाग के अंतर्गत वर्ग आता है, वर्ग के अंदर गण आते हैं, गण के अंदर कुल आते हैं, कुल के अंदर वंश, वंश जाति, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग वर्ग में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, वर्ग में। ठीक है, ओके, तो वर्ग जूफ्लैजेलेट्स इसका नाम है, वर्ग जूफ्लैजेलेट्स, ये वर्ग हम पहले चलते हैं। तो जूफ्लैजेलेट्स के अंतर्गत कितने प्रकार के जीव आते हैं और कौन कौन से लक्षण हैं वो देखते हैं। ठीक है, ओके, तो पहला लक्षण है ना, तो पहला लक्षण है कि प्रचलन के लिए एक या अधिक कशाभिका होती है। कशाभिका मतलब फ्लैजिला होती है। ठीक है, प्रचलन के लिए एक या एक से अधिक क्या होते हैं, फ्लैजिला होती है। ठीक है, ये जूफ्लैजेलेट वर्ग जूफ्लैजेलेट्स के लक्षण है। क्वेश्चन ये आएगा जूफ्लैजेलेट्स के लक्षण क्या है। ठीक है, दूसरा लक्षण ये है कि इसमें एकदम नॉर्मल और चीज़ बताऊं तो प्रजनन के लिए एक से अधिक फ्लैजिला होते हैं और इसमें कूटपाद भी हो सकते हैं, ठीक, और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है, ठीक, ओके। ये जो फ्लैजिलेट है वहाँ पर्णहरिम रहित होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, अर्थात क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ऐसे लिख देना। ठीक है, विषमपोषी होते हैं जो जूफ्लैजेलेट्स हैं। क्लियर हो गया। तीसरा, इसमें लंबवत विखंडन द्वारा, किसके द्वारा, लंबवत विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है, विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है ना, ओके। अब ये शुरू में बताया था, ये लक्षण देखो तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का ये बताया था सहजीव परजीव, तो ये भी इसी के अंदर आ रहा है ना, इसी का वर्ग है, तो इसमें भी ये पॉइंट लिख सकते हो आप। कैसे कि ये स्वतंत्र जीवी या कह सकते हैं परजीवी तथा सहजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी है ना, होते हैं। क्लियर है, ये एक पॉइंट है। ठीक है ना, अब इसमें हमारे पास बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है ट्रिप्नोसोमा, है ना, एक का नाम देता हूं मैं, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा ये एक जीव है, ये दिख रहा है चित्र, नीचे देख कर देते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र बनाया वो क्या है, ट्रिपैनोसोमा का चित्र है। ठीक है, ऐसे ये जो जीव है उसमें कुछ कुछ नाम उसको लिखना होता है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियर है, देखो तो न्यूक्लियर मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ठीक है, कई जगह यहाँ पर लिखा होता है पेलिकल, इसका ऊपर का आवरण को बोलते हैं पेलिकल। ठीक है ना, और यहाँ पर जो छोटा सा लिखा रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिलम लिखते हैं कई जगह, फ्री फ्लैजिलम लिखते हैं। ठीक है, और ये अलग को बोलते हैं, ये जो पंख टाइप से दिख रहा है ना, ठीक है, उसको ही हम लोग बोल देते हैं अटैच्ड फ्लैजिलम कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, और ये ऊपर के भाग को बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मा, बाह्य चर्म जी। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं, है ना। और इतना नाम काफ़ी है इसके लिए, किसके लिए, जूफ्लैजेलेट्स के लिए। वर्ग नंबर सेकेंड, ये वर्ग नंबर फर्स्ट आ गया, वर्ग नंबर सेकेंड। ठीक है, वर्ग नंबर सेकेंड में आता है आपका अपने पास सर्कोडाइंस
सर्कोडाइन्स। ये सर्कोडाइन्स क्या है, क्लियर है? सीधी बात, छोटी छोटी बात करते हैं हम लोग। सर्कोडाइन्स का पहला लक्षण, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब सीधी बात ये भी परजीवी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रचलन, इसमें प्रचलन किसके द्वारा होता था, फ्लैजिला के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर फ्लैजिला पीछे दिख रहा है क्या, इसको फ्लैजिला बोलते हैं। इसमें प्रचलन है वहाँ कूटपाद द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है। अब ये कूटपाद क्या देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, आप लोग बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये है अपने पास एक उदाहरण जिसका नाम है अमीबा, ठीक है, ये तो यहाँ पर ऐसे छोटा संरचना बनती है ना, इसको बोलते हैं कूटपाद, ठीक है। यही कूटपाद में ना यहाँ का जो कोशिका द्रव, उसका द्रव यहाँ पर चला जाता है, द्रव, ठीक है, यहाँ पर जाता है उसका द्रव। तो इस द्रव के जाने के फलस्वरूप ना ये पीछे से थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, मतलब ये कूटपाद कौन सा अंग है, प्रचलन अंग है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कूटपाद बना, ऐसे कूटपाद बना, तो इस कोशिका द्रव्य का पूरा द्रव्य यहाँ पर चला जाएगा और पीछे का भाग ऐसे खंडित हो जाएगा और फिर ये आगे चला जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर आगे कूटपाद बनेगा, फिर खंडित, यहाँ पर पीछे भाग आगे चला जाएगा और ये फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे ऐसे ऐसे होते जाता है, मतलब कूटपाद के माध्यम से आगे जाते जाता है, ठीक है ना, ओके। तो प्रचलन कूटपाद के द्वारा होता है, ठीक है। इनके शरीर में, तीसरा पॉइंट, इनके शरीर में पेलिकल नहीं पाया जाता है। मैंने आपको इसमें पेलिकल बताया था ना, ठीक है, इसमें पेलिकल नहीं पाया जाता है, ठीक है, ठीक। चौथा, यहाँ पर तो बता दिया था मैं, स्वतंत्र जीव भी होते हैं और थोड़ा थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कि कुछ कुछ क्या कहते हैं, परजीवी भी होते हैं, ऐसे लिख देना। स्वतंत्र मतलब अपने हिसाब से जीता है उसको स्वतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना, और जो दूसरे के ऊपर निर्भर है उसको बोलते हैं परजीवी कहते हैं। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट हो गया है ना। और इनका आकार नॉर्मल और इनका आकार परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील मतलब ये आप तो सुने होंगे कि अमीबा है, एंट अमीबा है ना, रेडी एलेरिया है, इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, रेडी एलेरिया, ये सब क्या है, इसका आकार बदलते रहता है। तो ठीक, ये हो गया वर्ग फर्स्ट जूफ्लैजिलेट्स, वर्ग सेकंड सर्कोडाइन्स। अब वर्ग थर्ड में चलते हैं, स्पोरोजोआ, वही हमारा मेन टॉपिक रहेगा, है ना। ये तो वर्ग थर्ड स्पोरोजोआ, ठीक है। तो स्पोरोजोआ के 4 लक्षण देखते हैं। इनमें प्रचलन अंग नहीं होते हैं। बताओ भाई, 2 ठाने में प्रचलन अंग दे दिया, इसमें नहीं दिया, हमारी क्या गलती है ना। दूसरा, सभी परजीवी होते हैं, कोई स्वतंत्र जीवी नहीं होते, सही परजीवी होते हैं, ठीक है, अपना खाना स्वयं बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, है ना। तीसरा, जीवन चक्र में बीजाणु जनन पाया जाता है। हम लोग क्या है, बीजाणु जनन वाले हैं क्या, नहीं है, हम लोग क्या है, युग्मक जनन वाले हैं, ठीक है। तो बीजाणु जनन स्पोरोगोनी बोलते हैं उसको, स्पोरोगोनी बोलते हैं, SPOROGONI स्पोरोगोनी कहते हैं, ठीक है। और चौथा, कायिक अवस्था में ये अमीबा की तरह दिखते हैं। अमीबा मतलब जिसका निश्चित आकार कभी नहीं होता, तो कायिक अवस्था में ये अमीबा की तरह दिखाई देते हैं। इस प्रकार से 4 लक्षण लिख लीजिएगा। अब स्पोरोजोआ का एक उदाहरण देता हूं मैं, उसका नाम है आपका प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझाइए। स्पोरोजोआ का उदाहरण कौन है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था सर्कोडाइन्स का उदाहरण, ठीक है, एंट अमीबा और सर्कोडाइन्स का था, ठीक है, और जूफ्लैजिलेट्स का था अपना ट्रिप्नोसोमा, सबका एक उदाहरण बताया मैंने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक, हमारे हेड टॉपिक में, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम धीरे धीरे समझना, ध्यान समझना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे नाम लिखना होता है और बहुत सारे नाम में आपको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र, है ना। मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक होता है। एक चीज सुनने में आपको अजीब लगेगा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मादा एनोफिलीज
मच्छर के, आपको पता है कि मादा, ये प्लाज्मोडियम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बताओ तो, ये प्लाज्मोडियम किसका कारक है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं मलेरिया के बारे में। जो मलेरिया का जो वाहक है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है। आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझिए, ये भी समझ आएगा, और मलेरिया रोग के जो वाहक है, कारक है, उसका जीवन चक्र समझिए, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने सुना होगा कि मच्छर है, मच्छर काटता है मनुष्य को, मच्छर मनुष्य को काटता है जी, काटता है तो मनुष्य को क्या हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है। तो इससे आपको क्या संकेत मिलता है? आपको संकेत मिलता है कि जो प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाएगा? मच्छर के कहाँ पर? अमाशय में या मच्छर के पेट में पाया जाएगा। अब जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना कि वास्तव में हमारे जो शरीर है वो ही प्लाज्मोडियम का क्या है? पोषक कोशिका है। समझ रहे हो कि ये मनुष्य है, इसमें प्लाज्मोडियम है, और ये मच्छर है, देखो तो ये मच्छर है, ये मनुष्य है, तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम होता है। तो जब मच्छर काटता है ना मनुष्य को, तो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के अमाशय में पहुंचता है, वहाँ विकसित होता है, और वहाँ एक विषनाशक, विष की तरह एक पदार्थ बनता है, आगे बताऊंगा क्या पदार्थ है ना। तो अब फिर वो बनने के बाद जब ये मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तब उसको मलेरिया होता है। तो आप समझ जाओ कि मनुष्य का शरीर प्राथमिक कोशिका है किसका? प्लाज्मोडियम का। वहीं से वो अपना ये जो मच्छर है, उस मच्छर को पहले मिलता है। मच्छर में नहीं रहता पहले से, मनुष्य में रहता है। मनुष्य के कोशिका में से प्लाज्मोडियम है, मच्छर के आमाशय में पहुंचता है, और मच्छर के आमाशय से फिर से किसी दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो मच्छर, जो हम लोग सोचते हैं कि मच्छर से ही हमको फैलता है, नहीं, वो आदमी खुद उसका क्या होता है? वजह होता है। देखिए ध्यान से, आगे समझ आएगा कि ये सर क्या क्या बोल रहे हैं, तो आगे जब डिटेल करूँगा तो ज़्यादा समझ आएगा। तो मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक होता है। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में, देखिए ध्यान से, अब ये बात समझ आ जाएगी आपको कि मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में इसकी एमीबाइड अवस्था पाई जाती है। देखिए, एमीबाइड अवस्था मतलब क्या होता है कि जिसका कोई आकार निश्चित ना हो। ठीक है, तो मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक होता है। मनुष्य के लाल रक्त कणिका है ना, उसी में इसकी एमीबाइड अवस्था पाई जाती है। किसकी? प्लाज्मोडियम की। तो आप समझ जाएंगे कि अभी कहाँ है? मनुष्य के शरीर में है वो प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग मनुष्य के शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। देखिए, चित्र तो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये आपका पहला अवस्थक चित्र है। ठीक, तो हम लोग मनुष्य के शरीर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने बोला कि मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक होता है। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में इसकी अमेबाइड अवस्था पाई जाती है। ठीक है ना, जिससे अगुणित रचना गैमेटोसाइट पैदा होती है। गैमेटोसाइट। अब हमको यहाँ तक जाना है कि गैमेटोसाइट कैसे बनती है, हमको गैमेटोसाइट तक पहुंचना है। तो ये पहला स्टेप देख लीजिए। ठीक है, इस अवस्था में मनुष्य की किसमें? लाल रक्त कणिका में। अभी मैंने बताया ना कि मनुष्य के लाल रक्त कणिका में ये क्या है? कौन सा अवस्था है आपका? एमीबाइड अवस्था है। ये थोड़ा सा विकसित होगा। ठीक है, आप एक चीज़ बता दूं, कई जने को दिक्कत होती है, तो मैं बता दूं यहाँ पर। पहले तो हम लोग डब्बा बना लेते हैं। ये 2 डब्बा, ये तीसरा डब्बा, ये चौथा डब्बा, ये 5वां डब्बा, ये 6वां, और ये 7वां, ये 8वां, और ये 9 डब्बा पहले बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, नाम वाम की जरूरत नहीं होती है, बस इसको विकसित कर जाना। ये थोड़ा सा छोटा सा है ना। ये पूरा जो चक्र चल रही है वो कहाँ चल रही है? असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, असेक्चुअल साइकिल इन मैन, मतलब मनुष्य के जो रक्त कणिका है उसमें चल रही है जो क्रिया। भी जो चित्र बना रहा हूँ वो किसकी? प्लाज्मोडियम की। कौन सी अवस्था? एमीबाइड अवस्था। ठीक है, अब ये यहाँ से ये बनेगा ऐसे, आगे थोड़ा सा विकसित हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? विकसित। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोजोइट। देखिए, कुछ नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्रोफोजोइड। अब ये ट्रोफोजोइट को बोलते हैं गुप्त जीवाणु। क्या बोलते हैं? गुप्त जीव अणु। आपको बता दूं कि हिंदी में भले ही आपको नाम याद ना हो, लेकिन इंग्लिश याद होना चाहिए। गुप्त जीव अणु बोलते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइड बोलते हैं इसको। अब ये ट्रोफोजोइड अवस्था से थोड़ा सा विकसित होता है, थोड़ा सा विकसित होता है ऐसे, यहाँ पर बीच वाला भाग। तब ये क्या होता है? तो ये होता है आपका वैक्यूल, है ना, बोलते हैं वैक्यूल, वैक्यूल। ठीक है ना, रिक्तिकाएं वगैरह जी। ठीक है, क्योंकि कोशिका में आपको, अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो भाग दिख रहा है ना,
उस पर जाना है, ठीक है, वैक्यूल। ठीक, अब ये थोड़ा सा और विकसित होगा, ऐसे 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 ये लगाते जाओगे आप, ठीक है। थोड़ा सा और विकसित करो तो ऐसे इसको एमीबाइड अवस्था, अमीबा अवस्था समझ आया ना। एमीबाइड अवस्था का मतलब क्या होता है, जो हमको समझ नहीं आता, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एमोबॉइड स्टेज। बस इतना जो लाइन बताया ना मैंने, उतने का इतना पूरा चित्र है, ठीक है। उसके बाद सीजोइड को सीजोइड बोलते हैं, स्टीजोइड, सीजोइड नहीं बोलेंगे जी, स्टीजोंट, इसको हम बोलते हैं विखंडन, SCHIZONT, ठीक है, विखंडन। उसके बाद थोड़ा सा विकसित कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेमोजॉइन, ऐसे फुल टाइप से बना दीजिएगा, बिंदु बिंदु लगा दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेमोजॉइन, HAEMOZOIN, हेमोजॉइन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें अब बहुत सारे क्या बन गए, ये एक एक जो कोना है वो एक एक क्या बनेंगे, यहाँ पर बनने लगे, ठीक है। और यहाँ से इसको आधा बना देना, मतलब कहा जाए यहाँ से ये अलग हो रहा है, ठीक, इसको आधा बस बनाना है, इससे आधा यहाँ से अलग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ कम्प्लीटली ये बन गया, तो ये बन गया क्या आपका, ये बन गया आपका गैमेटोसाइट। क्या बन गया, गैमेटोसाइट, ठीक है। और इसमें से कुछ नर गैमेटोसाइट रहेंगे तो कुछ क्या रहेंगे, मादा गैमेटोसाइट। यहाँ पर ये मादा वाला बना देता हूँ मैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना, जो एक मादा वाला है उसको बोलते हैं हम लोग मेगा, क्या बोलते हैं, मेगा। तो और ये जैसे कि मादा वाला हो गया माना जाए, ठीक है, तो मादा वाला बोलेंगे हम लोग मेगा, मेगा गैमेटोसाइट। और नर वाला हो गया उसको बोलते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट। ये मादा वाला, ये देखो बहुत पेचीदा है चित्र, ध्यान दीजिएगा। पहले आप स्टेप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 8 और 9 है, उसको मत गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। उसके बाद इसको हम लोग मेगा गैमेटोसाइट बोल देंगे, इसको बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो वाला क्या होता है, नर होता है, मेगा वाला क्या होता है, मादा होता है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दिया असेक्सुअल साइकिल इन क्या है, मैन, ये मैन में चल रहा है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं थोड़ा से, इस चित्र को थोड़ा बुक में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। दिक्कत हो सकती है, मैं नहीं कह सकता कि दिक्कत नहीं होगी करके, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में ऐसे चित्र क्यों बनाए गए हैं, आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, और ये वाला यहाँ जा रहा है, देखो, और ये वाला यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देखते ध्यान से, है ना, यहाँ पर देखिए, इसकी अमेबाइड अवस्था पाई जाती है जिससे अगुणित रचना गैमेटोसाइट पैदा होती है। मादा मच्छर जिससे अगुणित रचना गैमेटोसाइट पैदा होती है। चलो यहाँ पर ये जो बन गया वो क्या है, गैमेटोसाइट है। तो यहाँ पर एक जन है, दूसरा एक जन इधर बना देते हैं, 2 जन है ना जी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, पूरा मैं लिखूंगा नहीं, आप सुन लेना, कि माइक्रो गैमेटोसाइट। इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग मेगा गैमेटोसाइट, मेगा बस लिख देता हूँ मैं आपको, मेगा गैमेटोसाइट, ठीक है। ये थोड़ा सा विकसित बनाना है, यहाँ पर ये थोड़ा विकसित होने लगेगा ऐसे, ये वाला भी थोड़ा सा विकसित होने लगेंगे ऐसे, ठीक है, ओके। और इसको यहाँ पर छोटा सा और बॉडी बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर बॉडी, ध्रुवी काय या विलक काय बोलते हैं इसको, POLARBODI, पोलर बॉडी। ये विकसित हो रहा है। अब देखिए ध्यान से कि अगुणित रचना गैमेटोसाइट पैदा होती है। यहाँ पर गैमेटोसाइट बन गया, मैक्रो गैमेटोसाइट, और क्या है, मेगा गैमेटोसाइट, ठीक है नहीं। अब आगे देखो, मादा मच्छर जब मनुष्य का रक्त चूसता है, चलिए अब यहाँ पर ये जो क्रिया हो रही थी किस पर हो रही थी, मनुष्य पर हो रही थी। अब यहाँ पर जो क्रिया होगी, यहाँ पर जो चित्र बना रहा हूँ मैं ना, ये किसके ऊपर हो रहा है, कि ये हो रहा है सेक्चुअल साइकिल इन मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो के शरीर में हो रहा है ये वाला जो क्रिया, इधर का चित्र है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो बनाया वहाँ का है, गैमेटोसाइट का निर्माण करना होता है, ठीक है। अगर क्या होता है, ये मच्छर है, मान लो आपको इधर को क्या मान लो आप लोग, मच्छर, ये वाला भाग किसका है, मनुष्य का है। तो मच्छर जब इस मनुष्य को क्या करेगा, काटेगा, मनुष्य को, जिस मनुष्य के शरीर में क्रिया हो रही है ना, ठीक है, वैसे सबके में होगा, है ना। तो जिसमें जो क्रिया हो रही है ना, ठीक है, उसी मनुष्य को जब ये
मच्छर काटेगा। तो देखिए मादा मच्छर जब मनुष्य का रक्त चूसता है, अब यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसी वाले मनुष्य का रक्त चूसेगा तो क्या होगा देखे तो, तब परजीवी रक्त के साथ, तब परजीवी, परजीवी कहाँ है मनुष्य के शरीर में, ठीक है, तब परजीवी रक्त के साथ मच्छर के आमाशय में पहुंच जाता है। अब यहाँ से वो मच्छर ने उस व्यक्ति को काट लिया तो मनुष्य के जो रक्त है वो मच्छर के आमाशय में गया। मतलब अब यहाँ पर जो क्रिया चल रही है वो किस पर चल रही है, मनुष्य के मच्छर के पेट में, अर्थात मच्छर के आमाशय में चल रही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, मादा मच्छर जब मनुष्य का रक्त चूसता है तो परजीवी रक्त के साथ मच्छर के आमाशय में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जो चित्र बना वो मॉस्किटो के अर्थात मच्छर के आमाशय की बात है, ठीक है। तथा विकसित होकर वह युग्मक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, युग्मक। अब युग्मक का निर्माण के लिए देखिए ध्यान से थोड़ा से यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा और विकसित होता है और ऐसे कुछ संरचना बना लेती है फूल की तरह, ठीक है। इसको फ्लैजिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये इससे बन गया, ये इससे थोड़ा विकसित हो गया, ठीक है। आगे और देखते हैं, और ये वाला थोड़ा से और आगे बढ़ा देते हैं तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। और ये हो गया, क्या वाला है ये वाला कौन सा है, माइक्रो वाला है क्या, इधर का माइक्रो वाला। तो यहाँ पर जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोगैमिट, माइक्रोगैमिट। और इधर का जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेगागैमिट, मेगागैमिट। तो आपको भी बताया था मैंने कि जब मनुष्य का रक्त चूसता है तब परजीवी रक्त के साथ मच्छर के आमाशय में पहुंच जाता है तथा विकसित होकर वहां युग्मक का निर्माण करता है। यही युग्मक बोलते हैं हम लोग गैमिट, क्या बोलते हैं, गैमिट, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, ठीक है। तो माइक्रो वाला कौन सा है, मेल गैमिट्स है, और मेगा वाला कौन सा है, फीमेल गैमिट्स है, ठीक है। तो अब केस निर्माण हो गया, युग्मक का निर्माण हो गया है, ठीक है। आगे, नर तथा मादा युग्मक निषेचन के फलस्वरूप आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, ठीक। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गई, ये और ये मिल गया ना। अब यही क्या बनाएगा आपका जाइगोट, क्या बनाएगा, जाइगोट। अच्छा, एक लकीर की जरूरत पड़ती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो है तीर का चिन्ह लगा दिया ना मैंने, मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो बनेगा वो है जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट। अब इस जगह जो जाइगोट का नाम है वो क्या रहेगा भाई, इस जगह जो जाइगोट का नाम रहेगा उसका नाम रहेगा ऊकाइनेट, ऊकाइनेट। आपको बताया था कि जगह ऊ स्पोर बनता है ना। तो ये इसको कोष्टक में आप जाइगोट लिख सकते हो, जाइगोट, लेकिन ऊकाइनेट ज़्यादा लिखना है, ठीक है। चलिए, तो विकसित होकर यहाँ युग्मक का निर्माण करता है। नर तथा मादा युग्मक निषेचन के फलस्वरूप आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बन गया, जो कि आमाशय की दीवार में सिस्ट के रूप में इस रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे विकसित होती है। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको चित्र आपको रियल चित्र भी आपको मैं सेंड करूँगा लास्ट में। ऐसे तो मैं बना रहा हूँ वो भी रियल चित्र ही है, बट मैं बुक को देखने वाला बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, ऐसे विकसित होता है। तो इसको बोलते हैं सिस्ट वाल, सिस्ट आप लोग पढ़े होंगे, सिस्ट ही अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। सिस्ट वाल मतलब कोश का भित्ति कह सकते हैं इसका, ठीक है। आगे थोड़ा सा और विकसित होती है, ये विकसित होती है, इसको बोल देंगे इसके अंदर भाग को बोलते हैं हम लोग oocyte, OOCYST, oocyte, oocyst, ठीक है, oocyst। वैसे तो हम लोग सिस्ट यूज़ कर सकते हैं बट oocyst बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि जो कि आमाशय की दीवार में सिस्ट के रूप में स्थानांतरित होता जाता है। मतलब यहाँ पर जो मॉस्किटो का जो आमाशय वहाँ पर क्रिया हो रही है, मतलब सिस्ट का रूप धारण कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जाइगोट बना, जाइगोट से आगे सिस्ट, ठीक है। आगे थोड़ा सा और विकसित कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। आगे थोड़ा सा और विकसित करते हैं, है ना। तो अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक। आपको इतना कंझट लग रहा होगा क्योंकि इसमें हर नाम नया नया है जी। साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक मासेस, ठीक है। इसको थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अब
कुछ नाम भी मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया उसाइड ब्रस्ट, उसिष्ट जी, उसिष्ट ब्रस्ट, ब्रस्ट मतलब टूटना, ठीक है। तो जब ये टूटते तो फिर अलग हो जाती है, ये अलग अलग ऐसा ऐसा यहाँ पर दिख रहा है ना, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यही अलग अलग होते होते जाएगा, उसके बीच में एक ऐसा छोटा बिंदु बना देना, ठीक है। तो आपको बताया था शुरू में, देखो तो यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर वैसी टाइप से यहाँ पर संरचना बन गई। अब फिर से यहाँ और आगे बढ़ता जाएगा। वैसे तो यहाँ पर और बहुत सारे स्टेप है, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा। यहाँ से आगे और जाएंगे ऐसे इधर से इधर की ओर, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप बनाए जाते हैं ऐसे, जो बुक में आपको दिखेंगे। ये थोड़ा विकसित होने वाला अवस्था है, ठीक है। ये फिर से कहाँ, मनुष्य के शरीर में, मतलब मनुष्य के शरीर में ऐसे वाले बनता है, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। मनुष्य शरीर में जाता नहीं, यहाँ पर ऐसे वाले बनता है, ऐसे वाला सिस्टम, ठीक है। ये फिर से मनुष्य में, फिर से क्रिया आगे चलती रहेगी ऐसी। इस तरह से मनुष्य को हमेशा क्या होता जाएगा, रोग होता जाएगा। देखिए अब आगे बताते हैं। अमाशय की दर में शिष्ट ग्रुप में रूपांतरित होती है। शिष्ट से अनेक स्पोरोजाइट्स बनते हैं। यहाँ पर बन रहा है ना, शिष्ट है ना, वहाँ से क्या है, ये सब क्या है, स्पोरोजाइट, स्पोरोजॉइड, स्पोरोजॉइट बनते हैं, जो कि मच्छर की लार ग्रंथियों में एकत्रित होते रहते हैं। अब यही स्पोरोजॉइट है। अब देखिए मच्छर के आमाशय में रहा है, मतलब ये जो स्पोरोजॉइट बन रहा है ना, यही जो स्पोरोजॉइट है वो किसमें, मच्छर के लार में मिलते हैं, जो कि मच्छर के लार ग्रंथि में एकत्रित होते रहते हैं। जब इस प्रकार की मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है। अब देखिए फिर से यहाँ पर आ गया मनुष्य में, यही वाला जी, ठीक है। अब फिर से आ गया ये, उसी स्वस्थ व्यक्ति का मनुष्य का रक्त क्या करेगी, चूसेगी, ठीक है। तो क्या होता है, तो जब इस प्रकार की मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है, तो स्पोरोजाइट्स मच्छर के लार से होकर मनुष्य के रक्त में फिर से पहुंच जाता है। फिर से नहीं, मतलब वो पहला जो मनुष्य के रक्त में था ना, वो मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं था, क्योंकि वो उसका पोषक कोशिका था, ठीक है ना। अब जो जा रहा है वो, ये जो मच्छर के माध्यम से आगे जा रहा है मनुष्य के शरीर में, वो क्या है, हानिकारक है ना। तो यहाँ पर बोला कि जब इस प्रकार की मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है, तो स्पोरोजाइट्स, यहाँ पर जो स्पोरोजाइट बना है ना, ये जो स्पोरोजाइट है मच्छर के लार से होकर मनुष्य के रक्त में पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब फिर से नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पहला था ना, वो वाला ना नॉर्मल क्या था, उसके लिए हानिकारक नहीं था, ठीक है। अभी जा रहा है वो क्या है, हानिकारक है, ठीक है। तथा अमीबॉइड अवस्था में परिणत हो जाती है। फिर अमीबॉइड अवस्था में परिणत हो जाती है। अमीबॉइड अवस्था मतलब क्या है, जिसका कोई निश्चित अवस्था नहीं होता है। लार रुधिर कणिकाओं में इसका बार बार विखंडन होता है। अब लार रुधिर कणिकाओं में ये क्या होता है, पहुंच जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं में मनुष्य के जो लाल रुधिर कण होता है, उसमें पहुंचने के बाद ये बार बार छोटे छोटे खंडों में क्या होते हैं, टूटते जाते हैं, जिसके कारण जहरीला पदार्थ रक्त में मिलता रहता है। तो उस रक्त में पूरा जहरीला पदार्थ मिलते रहता है मनुष्य के, है ना, जिसके फलस्वरूप ठंड लगकर कपकप के साथ तेज ज्वर होता है, ठीक है। ठंड के लगकर कपकप के साथ तेज ज्वर होता है। तो इस प्रकार के प्लाज्मोडियम का क्या है, जीवन चक्र है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। और हमारा जो जगत प्रतिष्ठा है वो भी आज ख़त्म हो गई। और कुछ टॉपिक में किसी जगह आपको डाउट है तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग कवक जगत।